अयतिः श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसके दूसरे हिस्से को लेकर के उपस्थित हूं। इसका पहला चैप्टर जो मैंने कल बनाया है वो आप जाकर के वो सामने जो रंग में लिखा रहता है हैश के साथ वो वीडियो की संख्या है, आप वहां पे इससे एक संख्या पीछे जाकर के वो कार्यक्रम देख सकते हैं। एक बात मैं इन्हें कहता हूं, इनका नाम मनोज कौशिक है और ये लॉ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जज बनने की तैयारी कर रहे हैं। पर एक बात की कमाल की बात जो मैं बताऊं, कल मेरे साथ दो वाकया हुआ। ये शुक्रवार वाला जो कार्यक्रम मैं बनाता हूं, इसको मैं लोगों से इसकी अपॉइंटमेंट अलग बुक होती है। ये लोग जो चाहते हैं कि मेरी कुंडली विस्तार से बनाई जाए वो बनाई जाती है, उसकी एक अलग शुल्क है। पर जनाब ने जो है वो अप्रैल में इसके शुल्क भेजे थे, शायद शायद नहीं, अप्रैल में ही भेजे थे। और देखिए उनकी कुंडली का विश्लेषण मैं कब कर रहा हूं, अक्टूबर में, एंड में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने बाद इस व्यक्ति का जो है वो मैं वीडियो विश्लेषण कर रहा हूं। और इस दौरान इन्होंने एक बार भी मुझे नहीं पूछा पैसे देने के बाद कि पंडित जी आप मेरा वीडियो कब बना रहे हो और कब बना रहे हो। मैं एक बात आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बता दूं, जो लोग भी मुझे शुल्क देकर के बैठे हैं, मेरे यहां इंतजार जरूर होता है। अभी आप अगर मेरे यहां अगर कुंडली दिखाने के लिए भी कहें तो हो सकता है कि 1 महीने से ज्यादा की वेटिंग है और मैं उससे खुश नहीं हूं, बल्कि इससे दिवालियेपन की कगार पे हो जाता हूं मैं, क्योंकि शुल्क कोई इंतजार आजकल करना नहीं चाहता है, सबको कुंडली जल्दी दिखानी होती है। तो ऐसे में भी मैं एक दिन में बहुत कम कुंडलियां देख पाता हूं ताकि अच्छे से एक कुंडली पे बात कर सकूं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, बशर्ते आप देख लो, लेकिन कि जो लोग शुल्क भेज दिए हैं मुझे वीडियो बनाने के लिए वो इंतजार करें। देखिए मैंने इनकी कुंडली का 51 मिनट का वीडियो बनाया है, थक के चूर हो जाता हूं। और ऐसा नहीं है, इसके बाद सुबह वाला कार्यक्रम भी बनाना पड़ता है, वो भी 20 मिनट, आधा घंटे का, तो वो भी कार्यक्रम बनता ही है। मतलब 80 मिनट लगातार बोलता हूं और मतलब ऐसा भी नहीं कि बेवजह का बोलता हूं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं दरअसल ये कि इंतजार, और इनकी बात तो अजीब है, मैं नहीं जानता ये कौन है, पर इस नाम का एक व्यक्ति है जो कमेंट करता है, मनोज कौशिक, वो मैं जानता हूं। पर मुझे ये नहीं पता है कि उन्होंने ही ये कुंडली भेजी है या उनकी ही ये कुंडली है, मैं सच में नहीं जानता। ये बात निखिल जी को शायद पता होगी, मेरे सामने सिर्फ ये कुंडली आई है, मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है। पर हाँ, इतनी बात जरूर जानता हूं कि इस नाम से एक कमेंट आता है मनोज कौशिक का, और वो लंबे कमेंट भी लिखते हैं। हो सकता है ये उनकी ही कुंडली हो। पर मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने मुझे शुल्क दिए हैं वीडियो बनाने के लिए, आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मन से करूंगा तो बहुत अच्छा करूंगा, अगर प्रेशर डाल के करवाओगे तो मैं सीधा बोल के लिख देता हूं आप अपने शुल्क वापस ले लीजिए। मुझे जल्दबाजी में काम करना अच्छा नहीं लगता है, और पैसे जल्दी जल्दी अगर कमाने होते तो एक दिन में 10 कुंडलियां देख लेता, 20 कुंडली देख लेता, लेकिन वो मुझे आएगा भी नहीं और वो मुझे भाएगा भी नहीं, क्योंकि कल को आप यही यात्रा जारी रहेगी। पंडित जी ये कुंडली जो है वो पहले भी कई ज्योतिषियों के पास देख करके आई है, कई कुंडलियों के पास भटक के आई है। मैं वो नहीं चाहता। यहां आने के बाद मैं समझता हूं कि आपकी यात्रा खत्म हो जानी चाहिए, कि अन्य किसी के पास जाने की कभी आवश्यकता ना पड़े। मैं उस लेवल पे काम करना चाहता हूं, और वो वाकई में है, और वो वही होना भी चाहिए। अगर मैं इसमें गलत हूं तो आप मुझे बता दो कि मैं कहां गलत हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। वाकई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। सबसे पहले तो आपने इतना इंतजार किया, पैसे भेजने के बाद एक बार भी आपने पूछा भी नहीं कि आप मेरे कुंडली का कब वीडियो विश्लेषण कर रहे हो। पर बात मैंने कही होगी शुरुआत में, जब आपसे मेरी बात हुई होगी तो, या फिर निखिल जी से बात हुई होगी तो, कि बनेगा तो अच्छा बनेगा, और निसंदेह बनेगा तो अच्छा बनेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इनकी कुंडली का मैं नौमांस चार्ट आपके सामने उपस्थित कर देता हूं। ये लग्न चार्ट है, जहां मैंने कल बात करी थी, इसका संपूर्ण विस्तार मैंने कल दिया था, और आज आपको आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूं वो नवांश और दशमांश है। होरा कुंडली का भी विस्तार से ही चर्चा करूंगा आज। सबसे पहले तो बता दूं कि मैंने इस कुंडली में कल चर्चा करी थी कि सूर्य जो हैं वो ये इस कुंडली के लिए सामान्य जो है वो एक पापी ग्रह के रूप में देखे जाएंगे।
चंद्रमा इस कुंडली के लिए मारक होंगे, गुरु मारक होंगे दूसरे नंबर पे। पर बाकी की स्थितियों में ये कुंडली अगर देखते हैं तो भाग्य भाव में शश महापुरुष योग का निर्माण, बुध और शुक्र का लग्न में बैठना। एक और भी बड़ी गंभीर बात है कि इस कुंडली में अगर हम धन के दृष्टिकोण से अगर इस कुंडली को देखते हैं और उत्तर ये जानना चाहते हैं कि व्यक्ति की कुंडली में धन की स्थिति कैसी है, कुंडली को देख करके कैसा रहने वाला है धन, तो इस सवाल के लिए धन भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर धन के कारक गुरु की दृष्टि है। वो चंद्रमा जो बैठे हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि वस्तुतः लग्नेश होता है किसी भी कुंडली का। लग्नेश मंगल सर, तो यानी कि सर और मुखड़ा, ये जो मुख है आपका चेहरा, वो ये भाव है, यानी कि ये दोनों गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति को जहां धनवान और सुंदर चेहरे का बनाएंगे, वहीं मति बुद्धि को विकसित और बड़ा बेहतर बनाएंगे। एक बात और है कि ये लग्न में ही शुक्र का बैठ जाना व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बना देगा। उसके बाद लग्न पे गुरु का प्रभाव व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी बना सकता है। शनि का शश महापुरुष योग में जाना व्यक्ति को न्यायकर्ता बना देता है। गुरु की दृष्टि उसको और भी बल प्रदान कर रही है। राहु के साथ होने के कारण कई बार व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना, न चाहते हुए भी कई बार किसी दूसरे के दबाव में आकर के काम करना, न चाहते हुए भी संतान से कभी कभी कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, न चाहते हुए भी कभी कभी पेट का रोग हो जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूरी या संतान से कभी कभी मतभेद हो, ये बात बनती है। पर दूसरे भाव के अधिपति के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है तो निसंदेह व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, कुल, कीर्ति और सबका संरक्षक। और एक बात और है कि चंद्रमा और मंगल का लाभ भाव में बैठना और सप्तम भाव में शुभ ग्रह की राशि का बैठना, जहां के अधिपति पंचम में जाकर के राहु के साथ सप्तम भाव पे दो शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति दाम्पत्य को अच्छा, पत्नी को कभी कभी कठोर बोलने वाली, लेकिन एक बात है कि पत्नी जो है वो समझदार बुद्धि की आएगी। उसको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि मेरे पति कैसे हैं, क्योंकि यहां से चतुर्थ भाव में गुरु की राशि बन रही है, यहां से चतुर्थ भाव में बुध की राशि बन रही है, यानी कि इस भाव से केंद्र में शुभ ग्रहों की राशि का निर्माण होना, और इस भाव पे दोनों भाव के अधिपति जो हैं गुरु, वो शुक्र को देख रहे हैं जो कि पत्नी के कारक होते हैं। सप्तम के कारक पे गुरु की दृष्टि और इस भाव के दोनों तरफ चतुर्थ में शुभ ग्रहों का निर्माण होना, ये एक अच्छी बात है। सूर्य जो है वो पराक्रम भंग योग लगाएंगे इस कुंडली में, क्योंकि पराक्रम के अधिपति होकर के 12 में बैठे हैं, अग्नि तत्व का ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा जल तत्व का ग्रह होकर के अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास गर्माहट भी रहेगी और कई बार व्यक्ति आतुरता से युक्त होकर के कोई निर्णय भी ले सकता है। तो जब कभी भी चंद्रमा की दशा आए या मंगल की दशा आए, विशेषतः चंद्रमा की दशा आए, तो व्यक्ति को थोड़ा संतुलित हो जाना चाहिए निर्णय लेते समय। दशा के बाद मतलब अगर बात करें तो अंतरदशा की भी बात कर रहा हूं, तो उस समय भी आप थोड़े सावधान होकर के अपने निर्णय पे एक बार विचार कर लेना चाहिए, और जो आपके मेंटोर हैं उनसे आपको सलाह और विचार विमर्श कर लेना चाहिए। क्लियर है चीजें? यहां जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति और भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम का भी दोष लगेगा, ये चर्चा मैंने कल भी करी थी। पर इस भाव से केंद्र में गुरु हैं तो व्यक्ति खोजबीन करने वाला और राहु के साथ हैं, इस वजह से, और अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर गुरु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में, केस को सॉल्व करने के क्षेत्र में दिमाग लगा करके किसी भी तह तक, CID जैसे क्षेत्रों में भी कभी कभी व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ हैं और गुरु मंगल को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति बनती है जो व्यक्ति रिसर्च माइंडेड होता है। जब आप नवमांश कुंडली की चर्चा करते हैं तो यहाँ का जो लाभ भाव का अधिपति है मंगल, वो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, और वो लग्न के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, और चंद्रमा जहां सूर्य की स्थिति बन रही है वो उच्च के हो रहे हैं, यानी कि व्यक्ति का दाम्पत्य सच में बेहतर, अच्छा, बहुत बढ़िया आनंददायक, और इसमें मेरा आशीर्वाद भी रहेगा। अगर देने लायक हूं, आपसे छोटी अवस्था का हूं, नहीं 1 साल बड़ा हूं मैं, तो दे सकता हूं। तो इस आधार पर तो सूर्य की स्थिति जो है वो ऐसी बन रही है। तो अगर गौर करें तो चंद्रमा और शुक्र की स्थिति बड़ी बढ़िया बनी। शुक्र जो है वो अपनी राशि के, चंद्रमा उच्च के जो कि चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं। यहां भी जो चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं वो बुध लग्न में बैठ रहे हैं। माता से व्यक्ति प्रभावित होता है और माता के सदृश गुणों को रखने वाला होता है। व्यक्ति को कभी कभी नेत्रों से संबंधित समस्या हो जाती है, या हेडेक ज्यादा लेता है, या नेत्रों से संबंधित समस्या के बाद आंखों से पानी आने का खतरा होता है।
हृदयाघात वगैरह की कोई रोग की स्थिति इस कुंडली में ऐसी कोई विशेष नहीं है, न ही लंबी बीमारी का कोई खतरा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान पे शुभ ग्रह की राशि और उसका कहीं से भी कोई पाप ग्रह का असर नहीं है। राहु देख रहे हैं, तो इस वजह से व्यक्ति को कभी कभी गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है, वात पित्त का कभी कभी कंट्रोल अनकंट्रोल हो सकता है, पर उसके लिए व्यक्ति को आयुर्वेदिक, मैंने वो बात कल कही थी कि आयुर्वेदिक दवाओं का सेवन करना चाहिए। ये बात बनती है। गुरु की दृष्टि, गुरु नीच के हैं यहाँ पे, और यहाँ के अधिपति शनि जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से वो नीच भंग भी होगा। अब कई बार लोग ये भी पूछते हैं कि नौमांस कुंडली में दृष्टि देखी जाती है बिल्कुल देखी जाती है, वहां ग्रह अंधा थोड़ी हो जाता है, ऐसा नहीं, वहां भी दृष्टि होती है, वहां भी परिवर्तन होते हैं, वहां भी राजयोग बनते हैं, वहां भी राजयोगों का निर्माण होता है। बशर्ते कई ज्योतिष गण ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं कि राजयोगों का निर्माण खाली लग्न कुंडली में ही होता है। कई लोग ये पूछते हैं कि दृष्टि का जो प्रभाव है वो चलित कुंडली से देखना चाहिए या लग्न कुंडली से ही देखना चाहिए। तो ये बात जो है, इसमें दृष्टि विशेषतया जो है वो ग्रह परिवर्तन कर रहा है, तो चलित कुंडली से दृष्टि का प्रभाव नहीं होता। वस्तुतः वो दृष्टि लग्न से ही देखनी चाहिए, क्योंकि वो ग्रह का जो फॉर्मेशन होता है वो वहीं से होता है, लग्न कुंडली से ही। उसकी स्थिति डिग्री के आधार पर बदल रही है, इस वजह से वो अपना परिणाम वहां अंततः वहां का देता है। पर कई बार वो ये भी देखने की बात है कि भाव स्पष्ट क्या कह रहा है, वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर मैं कभी कार्यक्रम बना दूंगा। लेकिन बात यह है कि नौमांस कुंडली में भी ग्रह का परिवर्तन राजयोग बनता है, ग्रह वहां भी राजयोगों का निर्धारण करता है। जैसे यहां देखिए, बुध का अपनी राशि, बुध का जो है वो मित्र की राशि में बैठना, परिवर्तन राजयोग, गुरु और परिवर्तन का योग बनना। लेकिन ये बात है कि जो परिवर्तन यहां हुआ है वो गुरु की गौण, शनि की गौण राशि से हुआ है, क्योंकि शनि जो बैठे हैं वो भी गौण राशि में बैठे हैं और गुरु भी गौण राशि में बैठे हैं। गौर करने की बात है, शनि कुंभ राशि में नहीं, गुरु जो है वो कुंभ राशि में नहीं बैठे हैं और शनि भी धनु राशि में नहीं बैठे हैं। इस वजह से यहां पे गौण राशि का परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर सा होता है। क्लियर है? और वस्तुतः वो यहां नहीं बैठे हैं शनि, तो लाभ का फल वो कम करेंगे। गुरु जो है वो दशम स्थान में बैठे हैं, नीच के हैं, जिनका नीच भंग हो रहा है परिवर्तन होने के कारण। शुक्र और चंद्रमा दाम्पत्य को अच्छा रखेंगे। तीसरे स्थान में व्यक्ति साहसिक है, मूल त्रिकोणगत होकर के वहां पे राहु बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में जो बुध है वो तृतीय स्थान के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं। पत्नी कर्म में सहयोगी सिद्ध और कर्तव्य परायण होती है, साथ ही साथ वो कर्मठ होने के बावजूद कभी कभी आलस्य का भाव भी दिखाती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने से बड़े बुजुर्गों का अनादर कर बैठती है, या कई बार वो सामने से पलट के जवाब दे देने वाली भी होती है। कई बार वो मुंहफट किस्म की भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे तुला राशि का निर्माण हो रहा है और यहाँ से केंद्र में गुरु सूर्य बैठे हैं और यहाँ से केंद्र में नीच के गुरु। इस वजह से, हालांकि यहाँ के जो अधिपति हैं वो अपने भाव से अस्तमस्त भी बैठे हैं, तो ये भी एक दाम्पत्य की कमजोरी का पहचान बना देते हैं। लेकिन वहां वो स्वग्रही हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात भी हो सकती है। शुभ ग्रहों का संयोग है, वहां पे उच्च के चंद्रमा है, तो व्यक्ति की माता और व्यक्ति के माता के संबंध, व्यक्ति की पत्नी का संबंध उनके माता से अच्छा रहेगा। पिता से हो सकता है कि कभी कभी उसमें गुरुत्व का बल कम हो, वो गंभीर थोड़ी कम हो, चंचल थोड़ी ज्यादा हो, ऐसी बात बनती है। नौमांस कुंडली में आप अगर विचार करते हैं तो सूर्य यहाँ वृषभ राशि के, यहाँ सूर्य कर्क राशि के, इसका मतलब है कि कर्क के सूर्य अच्छे हैं, यहाँ 12वें में बैठे हैं, यहाँ कम से कम केंद्र में आ रहे हैं। चंद्रमा वहां मेष राशि के बैठे, यहाँ वृषभ राशि के उच्च के हो गए, यानी कि चंद्रमा की दशा आरंभ में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कष्ट दे, पर बाद में अच्छी रहेगी। फाइनली वो ग्रह आपके लिए अल्टीमेटली अच्छा है। मंगल वहां मेष राशि के बैठे हैं, और यहाँ पे वो मंगल जो है वो जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, मित्र के साथ परिवर्तन भी नहीं है लेकिन पंचम भाव में बैठे हैं। यहाँ वो पापक प्रभाव ज्यादा दे रहे थे, और यहाँ वो जन्म कुंडली में त्रिकोण में आने के कारण कई बार दाम्पत्य में एक सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। एक बात और है कि यहाँ गुरु और चंद्रमा का जो संयोग है ये वो बड़ा बढ़िया बन रहा है, गुरु और शुक्र का संयोग बड़ा अच्छा बन रहा है, तो दाम्पत्य टूटने की स्थिति में कभी भी नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ है कि मांगलिक दोष वगैरह की स्थिति नहीं है, चंद्र कुंडली से ये व्यक्ति मांगलिक होता है। लेकिन यहाँ पे अगर विचार करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र, और केंद्र में गुरु बैठे हैं, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, शनि की भी दृष्टि चंद्रमा पे है, तो कुंडली मिला लेना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में यहाँ भी गुरु राहु का संयोग है, और यहाँ के अधिपति जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, राहु से प्रभावित हैं। इस वजह से, क्योंकि पंचम के कारक गुरु
और पंचम का अधिपति शुक्र इस कुंडली में दोनों ही राहु से प्रभावित हैं और उस पे पापग्रह मंगल की दृष्टि भी है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार, और बुध का प्रभाव जब शुक्र के साथ हो जाता है तो कई बार संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। इस कारण से कुंडली मिला लेना चाहिए, नाड़ी दोष वगैरह की स्थिति देख लेनी चाहिए, नक्षत्रों का संबंध और चरण देख लेना चाहिए। क्लियर है। मंगल के बाद अगर बुध की बात करता हूं तो यहां बुध मिथुन के, यहां बुध मकर के, यानी कि वहां से उनकी जो स्थिति बन रही है यहां थोड़ी कमजोर बनेगी, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो तृतीय भाव के अधिपति होकर के दशम में जा रहे हैं। तो पत्नी, कई बार जो ऐसा होता है कि दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति साहस भरता है, अपना काम भी शुरू कर सकता है, या पत्नी कई बार होती हैं जो कहती हैं कि मुझे अपना काम करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मुझे नहीं चाहिए, ऐसी बातें। पर दो बात है कि मेहनती, पराक्रमी और अपने बल पे कुछ करने का जुनून ये पत्नी के अंदर रहेगा। गुरु और बुध व्यक्ति को शिक्षिका बनाते हैं और उसी क्षेत्र से कई बार पत्नी को लेकर के आ जाते हैं जहां व्यक्ति काम कर रहा होता है। दाम्पत्य ठीक है, आग्नेय कोण से संबंधित अगर कोई रिश्ता आ रहा हो आग्नेय कोण से तो बिल्कुल किया जा सकता है। मेष राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि, अगर इन राशियों की जातिकाओं को रिश्ते में बदला जाए तो निस्संदेह बात अच्छी बनेगी। आपकी कुंडली के लिए अगर गुरु की बात करता हूं तो बुध के बाद गुरु, तो गुरु नीच के, यहां गुरु तुला के बैठे थे। हालांकि एक बात कहूंगा कि यहां से कितनी भी स्थिति है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि यहां वो त्रिकोण में राहु के साथ थे, यहां वो कम से कम राहु से बच रहे हैं। इसका मतलब है कि एक लेवल में आने के बाद, एक समय पे आने के बाद पत्नी का जो स्वभाव है वो आपके अनुकूल हो जाएगा, ये बात भी दिख रही है। और वो राहु से बच रहे हैं, इस वजह से वो कम से कम उसके अंदर एक धार्मिक पना या एक जो प्रभाव होता है वो कर्तव्य परायणता का, वो और भी ज्यादा बढ़ता ही रहेगा। आरंभ में थोड़ी मशक्कत हो सकती है पर वो ठीक रहेगा। शनि 12वें भाव के कारक होते हैं, व्यय को संतुलित करेंगे और व्यक्ति के दाम्पत्य को एकदम न तो प्रतिकूल और न तो अनुकूल और न ही बिगड़ने वाला ऐसा बना देंगे। लेकिन संबंध हमेशा खट्टा मिठा सा और बेहतर अनुभव देने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र यहां बैठे हैं। धन की समस्या दाम्पत्य में बंधने के बाद भी नहीं है। एकादशवें भाव के अधिपति शनि दशम स्थान अपने से धन भाव का संबंध बना रहे हैं। यहां केतु बैठे हैं, पत्नी धार्मिक और कई बार मंत्र जप करने वाली, अपने अनुकूल, लेकिन अपने हिसाब से, वो किसी के कहे के हिसाब से नहीं। धर्म का प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है आरंभ में, पर जब कहने लगे, उसको समझाया जाए तो वो हो सकता है कि समझ जाए, ऐसी स्थिति बनती है। शुक्र की बात अगर करता हूं तो धनवान और सुंदर होगी, परम सुंदरी, क्योंकि चंद्रमा उच्च के और शुक्र स्वग्रही, तो मुखड़ा सुंदर होगा और व्यक्ति बड़ा अच्छा होता है। अगर इसी कुंडली में आप शनि को देखें तो शनि जो है वो जन्म कुंडली में नीचा विलासी हो रहे हैं और यहाँ वो स्वग्रही थे। यहाँ पे उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो रही है। यहाँ वो कुंडली के लिए कर्ता धर्ता बन रहे थे और यहाँ वो कुंडली के लिए अच्छे नहीं बन रहे हैं, अच्छे भाव के अधिपति नहीं है। इस वजह से शनि की दशा में हो सकता है व्यय थोड़ा बढ़ जाए पत्नी के तरफ से। शनि की दशा में हो सकता है कि उनका मन न लगे, उनका मन करे कि मैं थोड़ा स्वतंत्र हो जाऊं, किसी की हेडक और किसी की चिंता से मुझे मुक्त होना है, ऐसे विचार भी बनेंगे। पर वो एक बात है कि गुरु नीच के हैं तो वो बात बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी, वो एक लेवल पे जाने के बाद फिर से शांत हो जाएगी, ये बात भी दिख रही है। तो ये आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है यहाँ पे, पर सम राशि को देखेंगे बिगाड़ेंगे नहीं। राहु का प्रभाव केतु के प्रभाव में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो प्रभाव होता है वो धार्मिक होता है। व्यक्ति अपने क्षेत्र में नाम कमाने वाला, पूजा पाठ करने वाला, समाज सेवा से युक्त होकर के सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाला, आर्थिक परिदृश्य को रख करके समाज को हमेशा ही कुछ देने के लिए तत्पर रहता है। गरीबों को, जो कमजोर वर्ग हैं उनको साथ लेकर के चलने वाला, उनकी मदद करने की इच्छा रखने वाला, ये सब शनि और यहाँ बैठे केतु ये करवाएंगे, ये पक्की बात है। और व्यक्ति के अंदर ये बात उभरती भी होगी कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है, लोगों को कुछ दे के जाना है। ये स्थिति राहु और केतु ऐसी स्थितियां प्ले कर रहे हैं। अगर दशमांश कुंडली की आप बात करते हैं तो यहाँ का जो अष्टम भाव का अधिपति है और यहाँ के जो दशम भाव के अधिपति हैं, वो दशम भाव के अधिपति यहाँ शनि बन रहे हैं। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में कार्मिक कुंडली बन रही है, जहां शनि यहाँ भी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी महत्वपूर्ण बन रहे थे कर्म के क्षेत्र के हिसाब से। यहाँ भी शनि दशम स्थान के जो कर्म स्थान की कुंडली है वो लग्न में बन रही है और यहाँ पे केतु बैठे हैं, जो व्यक्ति को अनुभव का मालिक, व्यक्ति धीरे धीरे और प्रत्येक पुस्तकों का अध्ययन करता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और अनुभव के बल पर एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करता है।
क्योंकि गुरु का प्रभाव अगर राहु और केतु के साथ रहेगा तो निस्संदेह ये व्यक्ति को पदाचरण करने वाला, अपने से बड़े लोगों का जो है वो सात्विकता से उनके प्रभावों को अपने ऊपर लागू करने वाला, उनकी बातों से सीखने वाला, दूसरों की गलतियों से सीखने वाला बना देंगे। आपके अंदर अगर ये गुण नहीं है तो आप इसे विकसित कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम हर बार अपनी ही गलतियों से सीखें। दूसरों की गलतियों को ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट अगर दिमाग में रख करके चला जाए तो उनके भी गलतियों से हम सीखने का कई गुना प्रयास और अच्छा प्रयास कर सकते हैं। तो ये स्थिति बन रही है। बुध यहाँ बैठे हैं, वाणी से संबंधित, और तुला राशि बन रही है, ये बात अच्छी है। यहाँ सूर्य का देखना, राहु को यहाँ भी कर्क के वहां भी कर्क के, शनि यहाँ अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ सूर्य की राशि में मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव, गुरु और शुक्र व्यक्ति को अनुभवी और ज्ञान का मालिक बना देंगे। ये कुंडली अच्छी हो रही है। दशम स्थान से जो स्थिति बन रही है, चतुर्थ स्थान और दशम स्थान से, तो शुक्र और मंगल, मतलब शुक्र यहाँ के अधिपति दशम स्थान के और मंगल चतुर्थ स्थान के। शुक्र और मंगल का संबंध देखिए, शुक्र और मंगल ये दोनों एक दूसरे से षडाष्टक में हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को मशक्कत करनी पड़ती है कर्म करने के लिए। और मंगल का संबंध जब 12वें देखेंगे तो मंगल की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे हो रही है, और गुरु और मंगल का संबंध षडाष्टक का है। इस वजह से व्यक्ति कई बार एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। जो चीजें उसके दिमाग में बनती हैं वो एग्जिस्ट तो करती हैं, पर जब फाइनली उसका उत्तर देना हो तो कई बार व्यक्ति को वो उतना अच्छे तरीके से वो उसको बता नहीं पाता है जितना उसके दिमाग में है। तो इसके लिए व्यक्ति को गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, आत्मविश्वास पे काम करना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। उसके लिए किसी मोटिवेटर की आवश्यकता नहीं है और नहीं ऐसे कोई उसकी आवश्यकता है। आप चुपचाप गणेश जी के मंत्रों का जप करेंगे, आपका काम हो जाएगा। मिथुन से प्रभावित हैं, यहाँ भी जन्म कुंडली में मंगल बुध की राशि में बैठे हैं। अगर एक बात याद रहे, अगर मंगल लग्न कुंडली में कमजोर होते हों, अगर नवांश और दशमांश कुंडली में उनका संबंध कहीं से भी मिथुन राशि या बुध की राशि से बनता हो तो वो मजबूत हो जाता है। ये बात आपकी कुंडली में बन रही है। शनि यहाँ व्यक्ति को राजनीति, रणनीति और डिप्लोमेट बना देता है। शनि की स्थिति यह है, यश कीर्ति, गुरु और शनि का प्रभाव व्यक्ति को पदस्थ अधिकारी, राजकीय पदाधिकारी और राजा के जैसा निर्णयात्मक स्थिति में गुरु और शनि, ये पक्की बात है बता रहा हूं, अगर नहीं मिला तो इसमें आपका दुर्भाग्य होगा। पर आपकी कुंडली आपके साथ खड़ी है, आप कितने हो ये देख लीजिए। चतुर्थ स्थान के अधिपति भाग्य भाव में व्यक्ति जो भी काम करेगा उससे उसका सुख और उससे उसको एक संतुष्टि का भाव रहेगा। मतलब व्यक्ति का फाइनल जो परिणाम है वो बड़ा अच्छा रहेगा। अब इसी कुंडली को मैं होरा कुंडली में अगर देखूं तो होरा कुंडली में मंगल, शनि, शुक्र, राहु और केतु, मंगल, शनि, शुक्र, राहु और केतु। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पे इसको रख देते हैं। अब मुझे समझिए और इसको देखते रहिए। मंगल, शनि, शुक्र, राहु और केतु, इनकी जो दशाएं होंगी वो जातक के जीवन में आराम से निकलने वाली, मानसिक शांति के साथ, मानसिकता को स्थिर रख करके ये दशाएं निकल जाती हैं। बहुत ज्यादा घबराहट नहीं होता। उसके बाद के जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा, सूर्य, गुरु और बुध, बाकी जो बचते हैं, इनकी दशाओं में व्यक्ति मेहनत करता है, पराक्रम करता है, थोड़ा जल्दबाजी में भी रहता है, परेशान भी होता है, पर मील का पत्थर भी वही दशाएं साबित हो सकती हैं। एक बात और कहूंगा, इनकी कुंडली में अगर आप D7 चार्ट को देखते हैं तो वहां लग्न में ही शुक्र बैठ रहे हैं, मंगल नीच के हो रहे हैं, पंचम भाव में सूर्य की स्थिति बन रही है, तो संतान का सुख है। और एक बात और कहूंगा तो संतति की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर मुझे दिख रही है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति को कभी भी कुंडली मिला करके ही विवाह करनी चाहिए। सूर्य का पंचम भाव में बैठना, संतति जब होगी तो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में प्रभाव अच्छा देख रहा हूं। द्वादशांशा कुंडली में लग्न में गुरु बैठ रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है जहां से व्यक्ति की कुंडली में माता और पिता दोनों से संबंध बड़े अच्छे होते हैं। विशेषतया माता से, व्यक्ति माता से हमेशा ही प्रभावित होता है और मातृभक्त, पितृभक्त तो होता है। एक बात है कि माता से ज्यादा क्लोज भी होता है। एक बात और कहूंगा, माता से हमेशा व्यक्ति को लाभ मिलेगा, अगर वो हो रहे तो भी, ना रहे तो भी। दूसरी बात है, वाहन वगैरह की स्थिति अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे भी वाहन का सुख है, व्यक्ति ऐश्वर्य का मालिक होगा। और धन भी, कर्म क्षेत्र के लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर व्यक्ति अपना भी व्यवसाय वगैरह कभी करना चाहे, लॉ फर्म में काम करना चाहे, कुछ पढ़ाना वगैरह चाहे, तो ये भी बात बनती है, क्योंकि बुध पे गुरु की दृष्टि है, गुरु और शुक्र बैठे हैं, यहाँ के अधिपति उसे देख रहे हैं। तो व्यक्ति अगर अपना काम भी करना चाहे, ये बात याद आ गई, इस वजह से मैंने बात बता दी। दशमांश कुंडली में ये बात बन रही है, ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। अब मैं एक बार इनकी कुंडली का
अगर देखना चाहूं तो क्या देखना चाहूंगा, इनकी कुंडली का मैं दशमांश में एक बात गौर करिए, सूर्य राहु के साथ बैठे हैं। ये क्या है? जो अष्टम भाव के अधिपति अगर राहु के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को खोजकर्ता बना देंगे। जहां शनि स्वयं बैठे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति क्रिमिनल सेक्टर में जा सकता है और सिविल में, ये दो चीजें होती हैं। तो आपको ज्यादातर जो स्थितियां देख रहा हूं, वैसी स्थिति में व्यक्ति को क्रिमिनल केस में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि बुध है और जन्म कुंडली में जो उनकी स्थिति बन रही है उसके आधार पर वो युवावस्था के हैं, स्वराशि के हैं और आधा फल कर रहे हैं। पर इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि व्यक्ति के क्षेत्र में दोनों ही क्षेत्र बनते हैं। आपको अनुभव तो सबसे पहले दोनों का ही प्राप्त करना होगा, लेकिन चूंकि गुरु के ऊपर शनि का प्रभाव भी है और गुरु शनि को देख रहे हैं, शनि ने मंगल को देखा है, इस वजह से गुरु ने मंगल को देखा है, चंद्रमा मंगल के साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो कई बार क्रिमिनल केस में ज्यादा, या फिर देख लीजिए उस पर आप चर्चा अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिएगा कि स्थिति किधर बनती है। पर यह बात है कि व्यक्ति को आराम से अपने इस क्षेत्र का चयन बहुत समुचित ढंग से उसने किया है और निस्संदेह उसको इस क्षेत्र में लाभ की स्थिति बन भी रही है। मैं 100% ये बात कह सकता हूं कि शुक्र का पुनर्वसु नक्षत्र में बैठना, नक्षत्र के अधिपति गुरु की उस पर दृष्टि का जाना, गुरु का स्वाति नक्षत्र में बैठना और राहु के साथ उसके नक्षत्र का परिवर्तन करना व्यक्ति को आगे लेके जाएगा। आप अपनी स्थिति कभी भी बदलने की स्थिति में नहीं रहिए। आपकी कुंडली अच्छी है और निस्संदेह ये कुंडली बेहतरीन है। एक बात और कहूंगा, ये कुंडली अगर कहीं से कमजोर भी पड़ेगी तो दशमांश कुंडली में सूर्य के राहु के साथ पड़ने से कभी कभी व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो सकता है, जिसके लिए व्यक्ति को सूर्य को अर्घ और गणेश जी के मंत्रों का जप, शिव जी की आराधना, सूर्य को अर्घ जरूर ही देना चाहिए और रविवार को कम से कम ज्यादातर वक्त या बुधवार को ज्यादातर वक्त कम से कम पढ़ाई से छोड़ करके मंत्रों के जप पे देना चाहिए, या धार्मिक पुस्तक या फिर किसी भी अपने ही क्षेत्र के ग्रंथों के अध्ययन, जो बड़े बड़े राइटर जो हैं उस पे देना चाहिए। ये बात बनती है। आपके लिए जो सबसे अच्छा नक्षत्र साबित हो सकता है वो पुनर्वसु, पुष्य, रेवती, भरणी और अगर आश्लेषा वगैरह भी नक्षत्र अच्छे हैं आपके लिए, उसके बाद उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये कुछ अच्छे नक्षत्र आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। दिशाओं में आपकी कुंडली के आधार पर उत्तर दिशा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। ये सब चर्चाएं मैंने कल भी कर रखी थी शायद। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जो कुछ पूछना होगा, आपके अधीरपन न होने की स्थिति का, और मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि आपने इतना लंबा इंतजार किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।